Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरा नाम प्रवेश है। मेरे घर में हमेशा मैं किराएदार रखता हूं, लेकिन सिर्फ एक दिक्कत है, कोई भी किराएदार कभी भी 1 महीने से ज्यादा टिकता ही नहीं। मुझे पता तो होता था कि क्या होने वाला है, लेकिन हर बार एक उम्मीद सी होती थी कि शायद इस बार कुछ बेहतर ही होगा। मिस्टर समर बैनर्जी अपनी बीवी और बेटे के साथ तकरीबन 1 महीने पहले शिफ्ट हुए थे। मुझे पता था कि उनका फोन आने वाला ही है, लेकिन इस तरह रात के 3 बजे आएगा, यह मैंने नहीं सोचा था। मैंने फोन उठाया तो समर ने मुझे तुरंत अपने पास बुलाया। वहां पहुंचकर मैंने देखा समर सोफे पर सर पकड़े बैठे थे। सारा सामान बंधा हुआ था। उनकी बीवी अपने बेटे को गले लगाए एक कोने में पास में ही बैठी हुई थी, और समर में मुझे देखते ही जैसे जान वापस आ गई थी। उन्होंने मुझे बिठा के बताना शुरू किया कि कैसे और क्या हुआ था, जिसकी वजह से वो इतनी रात गए मुझे फोन करने पर मजबूर हो गए थे। समर ने बताया कि उन्हें शिफ्ट हुए दूसरा ही दिन था यहां, जब रात को सोने के पहले सब लाइट्स, टीवी वगैरह ऑफ किया, और इसके बाद समर की बीवी छाया आकर कमरे में सोने के लिए लेटी। लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी जब छाया की नींद एक आवाज के आने से खुल गई। छाया ने सोचा कि शायद बंटी को नींद नहीं आए, तो उसने टीवी देखना शुरू कर दिया। छाया बंटी को एक धीमी आवाज लगाती हुई टीवी वाले कमरे में पहुंची तो उसने देखा टीवी तो चल रहा था, लेकिन बंटी तो क्या, वहां कोई और भी नहीं था। छाया ने टीवी ऑफ किया, चेक किया और फिर वापस कमरे में जाने को पलटी ही थी कि छाया का गला डर से सूख गया था और माथा पसीने से भीग गया था। वो चीखना चाह रही थी, पर आवाज ने उसका साथ पल भर को छोड़ दिया था। छाया दौड़ती हुई वहां से सीधे समर के पास पहुंची और उसे पूरी बात बताई। समर तुरंत छाया के साथ उठकर टीवी वाले कमरे तक गया तो दोनों ने देखा कि टीवी बंद पड़ा था। समर ने कहा कि यह शायद शिफ्टिंग की थकान से हो रहा था और वापस सोने चला गया। समर के जाने के बाद छाया को बंटी की फिक्र हुई। सीधे बंटी के कमरे की ओर दौड़ी और बंटी के कमरे के बाहर से उसने सुना। छाया ने दरवाजा खोला और लाइट का स्विच ऑन करके देखा तो बंटी बड़े सुकून से सो रहा था। अंदर बंटी के पास आकर उसके माथे पर हाथ फिराते हुए छाया ने सुना बंटी के रूम का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। छाया उठी और वहां से निकलने को हुई तो दरवाजे के पास पहुंचते ही कमरे के अंदर दीवार में बनी अलमारी के अंदर से एक खटखटाने की आवाज छाया को सुनाई दी। छाया ने पलट के अलमारी की ओर देखा। अलमारी बंद पड़ी थी। बिस्तर की तरफ पलटी तो वहां बंटी नहीं था। छाया का कलेजा हलक में आ गया था बंटी को वहां ना पाकर। दौड़कर छाया ने अलमारी खोली तो देखा सबसे नीचे कपड़ों को अपने ऊपर रखे हुए बंटी
अलमारी में बैठा हुआ था। काफी अजीब बात थी, क्योंकि बंटी ने नींद में कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले ही टीवी का अपने आप ऑन होना, और अब इस तरह बंटी का अलमारी में मिलना। छाया ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और उसे अपने बिस्तर पर ना सुलाकर सीधे अपने कमरे में समर और अपने साथ सुलाने ले गई। अपने और समर के बीच बंटी को सुलाकर छाया को थोड़ा सुकून मिला। नींद भी कुछ ही देर में आ गई, लेकिन कुछ ही देर में उसे एक आवाज अपने कानों में भी सुनाई दी। छाया ने उठकर देखा तो नींद और अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लाइट जलाई तो पाया दरवाजा आधा खुला हुआ था। एक मां खतरे का अंदाजा होते ही सबसे पहले अपने बच्चे को देखती है। छाया ने भी वही किया, और बंटी को जब अपने पास नहीं पाया तो छाया बदहवास सी कमरे के बाहर भागी। लेकिन पूरे घर को छान मारने के बाद भी जब बंटी नहीं मिला तो छाया को कुछ अचानक दिमाग में आया और वो सीधे बंटी के कमरे की ओर भागी। उसके कमरे में देखा तो बंटी बिस्तर पर नहीं था। छाया शायद पहले से जानती थी कि वो कहां है। धीमे धीमे कदमों से अलमारी तक गई और अलमारी का दरवाजा खोला। बंटी वैसे ही कपड़ों को ओढ़े हुए अलमारी में नीचे बैठा हुआ था और सो रहा था। छाया ने उसको 2-3 बार पुकारा, झकझोड़ा, लेकिन बंटी जागा नहीं। उसको दोबारा गोद में उठा के निकालने की कोशिश की तो पता नहीं कैसे, लेकिन बंटी ने बुरी तरह से छाया का हाथ झटक दिया। छाया के लिए ही नहीं, किसी के लिए भी एक छोटे से बच्चे का इस तरह अचानक इतना ताकतवर हो जाना अजीब था। छाया तुरंत भागकर समर के पास गई और उसे नींद से जगाकर बंटी के कमरे तक लाई। लेकिन बंटी के कमरे का दरवाजा खोलते ही छाया और समर दोनों की रगों में दौड़ता हुआ गर्म खून सर्द बर्फ के टुकड़ों जैसा हो गया था, क्योंकि अब बंटी अलमारी से बाहर निकलकर कमरे के कोने में मुंह को दोनों हाथों से ढक के खड़ा था और अजीब तरीके से धीमे धीमे कह रहा था, 10, 20, 30, 40, 50। छाया तुरंत बंटी को पकड़कर जगाने को दौड़ी, लेकिन समर ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक दिया कि पता नहीं कहीं उसे जगाने पर कुछ गलत असर ना हो जाए। बंटी ने अपनी गिनती 100 तक खत्म की 80, और वापस 90, उस अलमारी की तरफ जाने लगा। जब समर ने उसे पकड़ा, गोद में उठाया और छाया के साथ अपने कमरे में ले गया। छाया बस रोए जा रही थी और जब उससे रहा नहीं गया तो समर को बोली, इस घर में जरूर कोई गड़बड़ है, हमें यहां नहीं रहना, हम कहीं और चले जाएंगे। समर ने उसे बहुत प्यार से समझा के कहा, तुम परेशान मत हो, जल्दबाजी में शिफ्ट हुए हैं हम। कल ही मैं यहां की शुद्धि और पूजा करवाता हूं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा छाया। और अपनी बात के मुताबिक ही समर ने अगले ही दिन सब कुछ करवाया और उसका असर भी बहुत अच्छा ही हुआ।
अगले 15-20 दिनों तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दिन शाम के वक्त छाया टीवी देख रही थी और उसे बंटी ने पुकारा। छाया ने रिमोट रखा और उठकर बाहर गई। बंटी दिखाई नहीं दिया तो वो नीचे गई। बंटी वहां भी कहीं नहीं दिखा तो छाया बस बंटी को आवाज। बंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पीछे अलमारी में है। छाया ने बंटी को खुद से चिपका लिया और डरती हुई पसीने से तर-बतर माथा लिए हुए पीछे अलमारी की ओर पलटी तो उसने देखा अलमारी का दरवाजा हिल रहा था पर कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बंटी इतने में ही अचानक भागकर अलमारी के अंदर बैठ गया। छाया ने तुरंत छाया बस एक बात ही बोल पाई, प्लीज बंटी को छोड़ दो, प्लीज बंटी को छोड़ दो, उसे जाने दो। छाया का इतना कहना था कि बंटी के चीखने की आवाजें आने लगी जैसे उसे कोई छड़ी से मार रहा हो। छड़ी पड़ने की आवाजें और बंटी की चीखें और रोना सब सुन तो पा रही थी छाया, लेकिन अपनी जगह पर बर्फ का टुकड़ा बनकर बस खड़ी हुई थी। छाया के सामने से बंटी अलमारी से बाहर उछल कर गिरा। उस पे चोटों के निशान बनते जा रहे थे। वो बच्चा चीखता ही जा रहा था और छाया हिल भी नहीं पा रही थी। किसी तरह बंटी एकदम से खुद को छुड़ाकर वहां से बाहर भागा। छाया की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उसका बेटा बच गया है। बंटी भागा भागा बाहर निकला तो सामने से उसने गेट से अपने पिता समर को आते हुए देखा। कोई भी डरा हुआ बच्चा ऐसी हालत में जो करता है, उस बच्चे ने भी वही किया। जाकर अपने बाप से लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। समर बंटी को ऐसे देखकर घबरा गया। पूरे बदन पर चोट के निशान, कहीं कहीं से निकलता खून और बेहद डरा हुआ उसका बेटा। समर का बस चलता तो पूरे घर को आग लगा देता। उसने बंटी को गोद में उठाया और पूछा कि क्या हुआ, मतलब इतनी चोटें उसे कैसे लगी। तो बंटी ने रोते रोते सिर्फ इतना कहा, मुझे माँ ने मारा। को चेयर पर बिठाया और छाया से कहा, तुमने ये क्या नाटक लगा रखा है? अपने ही बच्चे को ऐसे जानवरों की तरह मारा तुमने, वो भी एक माँ होकर। अब अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया ना छाया, तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। छाया कुछ भी कर सकती थी लेकिन बंटी को मार नहीं सकती थी। उसने अपनी सफाई में जैसे ही दोबारा कहा कि इस घर में कुछ है, कोई गड़बड़ है, तो समर के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने गुस्से में पूरी ताकत से एक थप्पड़ छाया को मारा और छाया 4 कदम दूर गिरी तो पलंग के कोने से उसके सर में चोट बहुत तेज लगी और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। समर को तब होश आया कि ये क्या हुआ। वो दौड़ के छाया को उठाने गया तो पीछे से बंटी खुशी से ताली बजाता हुआ उछलने और कूदने लगा। समर अब थोड़ा चिढ़ गया था पर उसने आराम से ही कहा, ज्यादा हंसो मत, ज्यादा शरारत की तो तुम्हें भी अगली बार ऐसी ही मार पड़ेगी। बंटी इसके जवाब में बच्चों की मासूमियत से नहीं पर कुछ अलग से ही मुस्कुराते हुए उसने कहा, रीशु ने कहा था पहले माँ, फिर आप और फिर मैं।
समर ने पूछा, रिशु? कौन रिशु? जवाब में बंटी ने अलमारी की तरफ उंगली से इशारा कर दिया। इतना सब कह के समर बैनर्जी चुप हो गए। तो मैंने पूछा उनसे, फिर क्या हुआ? मतलब भाभी जी कहां है? मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूं। समर हल्का सा हंसा और उसने कहा, नहीं 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 नहीं, अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। बस बंटी और रीशु मिल नहीं रहे हैं। कहीं खेलते हुए मिले तो कह दीजिएगा। हम यहीं अंदर के कमरे में इंतजार कर रहे हैं उनका। इतना कह के समर बैनर्जी अंदर चले गए। मैं बहुत हिम्मत करके उनके पीछे पीछे गया तो पाया पलंग पे समर, छाया और बंटी की लाशें सड़ी गली सी पड़ी हुई थी और मेरा मरा हुआ बेटा रीशु बिस्तर के चारों ओर दौड़ रहा था। ये 5वें और आखिरी किराएदार थे मेरे घर में। इसके बाद से मैंने उस घर को आज तक किराए पर नहीं रखा है।